मैंने कूड़े के ढेर से एक असली खानदानी वारिस को उठाया और सिस्टम ने मुझे टास्क दिया कि मुझे इसे पालना है, लेकिन प्यार से नहीं, बल्कि इसे हर दिन टॉर्चर करना है और नीचा दिखाना है ताकि ये पत्थर जैसी सख्त बन सके। मैंने भी चौड़े होकर कह दिया, अबे ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। वैसे भी मुझे बच्चों से सख्त नफरत है। अब सीधा 16 साल बाद का सीन देखो। मैं स्कूल के गेट पर अपनी वही घिसी हुई हवाई चप्पल पहने खड़ा था और हाथ में 2 सस्ते वाले स्टॉट सॉसेज दबाए हुए थे। तभी वहां उस लड़की के असली घरवाले अपनी लंबी गाड़ियों में टशन झाड़ते हुए आए। उनके पास 1 साल से लेकर 16 साल तक के हर उम्र के लिए 16 अलग अलग गिफ्ट्स थे। उस अमीर बाप ने मुझे ऊपर से नीचे तक ऐसे देखा जैसे मैं कोई चिड़ियाघर का अजूबा हूं और बोला, इन सालों में तुमने जो भी मेहनत की उसके लिए शुक्रिया। वहीं वो नकली खानदानी बेटी उस अमीर आदमी से चिपककर मेरी पाली हुई लड़की को ऐसे देख रही थी जैसे वो उसे अभी कच्चा चबा जाएगी, और बड़े मासूम बनते हुए बोली, दीदी प्लीज मुझे घर से मत निकालना। लेकिन मेरी वाली शेरनी ने उनकी तरफ फूटी आंख तक नहीं देखा। वो सीधा दौड़कर मेरी तरफ आई और बिना कुछ सोचे मेरे हाथ से सॉसेज छीनते हुए बोली, पापा आप फिर से ये घटिया सड़क छाप खाना खा रहे हो। अब कहानी के थोड़ा पीछे चलते हैं। जब ये मुझे कूड़ेदान के पास मिली थी तब ये सिर्फ 1 महीने की थी। इतनी कमजोर कि उसकी रोने की आवाज भी किसी मरती हुई बिल्ली के बच्चे जैसी लग रही थी। पर जैसे ही मैंने उसे अपनी गोद में उठाया, उसने रोना बंद कर दिया। उसकी वो ननी गोल गोल आंखें मुझे घूरने लगी और अचानक उसकी आंखों में एक चमक आ गई। मैंने अपनी भवें सिकोड़ी और सिस्टम से बोला, देख भाई, ये मत समझना कि मैं इसकी मासूमियत के जाल में फंस गया हूँ। मैं इसे सिर्फ पैसे के लिए पाल रहा हूँ। सिस्टम भी कम नहीं था। उसने मजे लेते हुए पूछा, अच्छा तो फिर उसके गालों को ऐसे प्यार से क्यों मरोड़ रहे हो? मैंने तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया। लानत है मुझ पर, इस छोटी सी चीज ने तो मुझे पहली मुलाकात में हिप्नोटाइज कर लिया था। भाई मैं भी तुरंत अपने होश में आ गया। अब चूंकि मुझे एक जालिम बाप का रोल निभाना था, तो मैंने सीधा जाकर दुकान का सबसे सस्ता डिस्काउंट वाला दूध का पाउडर उठा लिया। लेकिन मैडम को यह पसंद ही नहीं आया। अपनी छोटी सी नाक सिकोड़ कर मुझे ऐसे घूर रही थी जैसे मैंने उसकी जायदाद हड़प ली हो। मैंने भी एटीट्यूड में बोला कि नखरे मत दिखा, पीना है तो पी, वरना भूखी रहे। पर तभी उसने अपनी छोटी सी उंगली से मेरी उंगली पकड़कर ऐसे हिला दी जैसे कोई नेता वोट मांग रहा हो। और फिर क्या, तुम्हारा भाई पिघल गया। अगले ही दिन सुबह सुबह मैंने एक एक्स्ट्रा पार्ट टाइम जॉब पकड़ ली और शाम को उसके लिए सबसे महंगा और टेस्टी दूध का डब्बा ले आया। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि मेरा विलेन वाला एटीट्यूड कहाँ गया। अरे भाई, अगर वो अच्छा दूध पीकर जल्दी से बड़ी नहीं होगी तो मैं उसे बेचकर अमीर कैसे बनूंगा? ये तो बस एक इन्वेस्टमेंट है बॉस। रात को सोते टाइम वो इतनी ज्यादा शांत थी कि मेरी हवा टाइट हो गई। मैं बिस्तर पर करवटें बदल रहा था और हर एक मिनट बाद जाकर उसकी नाक के पास उंगली रख कर चेक कर रहा था कि मैडम जिंदा भी हैं या टिकट कट गया। मैंने तो इंटरनेट पर यह भी सर्च कर लिया कि क्या बच्चों का ना रोना नॉर्मल है, और मेरी इस जासूसी के चक्कर में छठी बार में वो बेचारी उठी गई। अब तुम कहोगे ये कैसा प्यार है? अबे प्यार व्यार कुछ नहीं है, मैं तो बस ये कंफर्म कर रहा था कि वो लुढ़क ना जाए। खैर, जैसे तैसे ये छोटी आफत बड़ी होकर 3 साल की हो गई और अब फाइनली मेरा वो खुखार विलेन वाला रूप बाहर आने का टाइम आ गया था। मैंने उसके गोल मटोल गालों को खींचा और एक खुखार शैतान की तरह उसके कान में फुसफुसाया कि आज से तुम अपने जूतों के फीते खुद बांधोगी। लेकिन भाई, राइटर ने भी गजब का प्लॉट आर्मर दिया है इस बच्ची को। किसी करोड़पति खानदान की असली वारिस होने की वजह से वो निकली एकदम आइंस्टीन की पोती। बहुत जल्दी वो अपने जूते बांधना, खुद से खाना खाना, अकेले सोना और यहाँ तक कि अपने मोजे धोना भी सीख गई। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि भाई ये कैसा टॉर्चर है। अरे सब्र करो मेरे भाई, ये तो बस मेरे मास्टर प्लान का ट्रेलर है। असली पिक्चर तो अभी बाकी है। अब इसके बाद मैं इस छोटी सी बच्ची से पूरे घर का पोछा लगवाऊंगा और खाना बनाना भी सिखाऊंगा। सोचा था इससे सारे गंदे और मेहनत वाले काम करवा कर इसे अपना गुलाम बना लूंगा। भाई प्लान तो एकदम सॉलिड लग रहा था, पर किस्मत देखिए, ये असली वाली अमीरजादी तो जरूरत से ज्यादा ही भोली निकली। जो बोलो चुपचाप वही करने लगती है। पर अब मैं ठहरा इसका सबसे खड़ूस बाप, तो छोटी सी गलती कैसे छोड़ देता। जैसे ही इसने पोछे वाला गंदा पानी फर्श पर गिराया, मैंने एकदम चौड़ में हाथ बांधकर उसे बुरी तरह डांट दिया। मैंने कहा, इतनी बुद्धू है तू, तेरे असली माँ बाप तुझे देखेंगे तो वो भी तुझे देखकर नफरत करने लगेंगे। ये सुनते ही उसकी आंखों में आंसू भर आए और वो रोते हुए अपने कमरे में भाग गई। अब मेरा विलेन वाला ईगो तो साइड में हट गया और मेरी जान हलक में आ गई। मैं फौरन दौड़कर दरवाजे के पास गया और कान लगाकर सुनने लगा। रोने की आवाज धीरे धीरे कम होने लगी तो मुझे टेंशन होने लगी, कहीं ये रोते रोते बेहोश तो नहीं हो गई। दिमाग बोला, अबे पागल है क्या, इतना भी कोई नहीं रोता। फिर सोचा चलो 5 मिनट और रुकता हूँ। फिर 4 मिनट, 3, 1, अरे भाड़ में गया पेशेंस। मैं सीधा दरवाजा खोलकर अंदर घुस गया। अंदर गया तो देखा ये मैडम टेबल पर सिर झुकाए कुछ ड्रॉ कर रही थी। मैंने उसे झट से गोद में उठा लिया और अपनी सड़ी हुई शक्ल बनाकर सफाई देने लगा। देख, वो मैंने बस ऐसे ही झूठ बोला था। तू इतनी क्यूट है कि तेरे असली माँ बाप तुझे देखते ही प्यार करने लगेंगे। तभी उसने अपनी ड्राइंग दिखाई जिसमें एक बड़ा और एक छोटा इंसान बना था। उसने कहा, मुझे और कोई नहीं चाहिए पापा, मुझे तो बस आप ही चाहिए। ये सुनकर तो भाई मेरा सिस्टम ही हिल गया। उसने मासूमियत से कहा, पापा आप रो मत। तो मैंने भी टशन में कह दिया, अरे मैं कहाँ रो रहा हूँ, ये तो बस आंखों में कचरा चला गया है। फिर मुझे समझ आया कि उसे डांटना। तो भाई साहब, मेरी ये चाल उस पर काम करने के बजाय उल्टा मुझी पर भारी पड़ गई और हर बार मेरी ही आंखों में आंसू आ जाते। फिर मैंने अपना दांव बदला। मैंने एक बढ़िया सी पिक्चर बुक खरीदी और ठान लिया कि अब इसे पढ़ाई की मार से सीधा करूंगा। अब आप कहोगे कि ये कौन सा नया ड्रामा है। अरे भाई,
तुम नहीं समझोगे, मुझे इसे पढ़ाई के बोझ तले दबाकर कुचलना था। पहले दिन मैंने उससे मैं, तुम और वो जैसे शब्द सिखाए। दूसरे दिन मैंने उससे प्यार, नफरत, पसंद और नापसंद साथ में रटवाया। मुझे पापा से प्यार है। तीसरे दिन तो भाई साहब ने कमाल ही कर दिया। वो बिल्कुल किसी छोटे चूजे की तरह चहचहाते हुए मेरे पीछे पड़ गया और बार बार कहने लगा, मुझे पापा से प्यार है, मुझे पापा से प्यार है। मेरा चेहरा शर्म से लाल हो गया और मैंने गुस्से में वो किताब ही पटक दी। धत तेरे की, ये पैंतरा भी पूरी तरह फेल हो गया। अब इससे पहले कि वो प्राइमरी स्कूल जाना शुरू करे, मुझे उसका नाम सरकारी कागजों में चढ़वाना था। तब जाकर मुझे एहसास हुआ कि मैंने अब तक उसे कोई ढंग का नाम ही नहीं दिया था। बस अब तक उसे छोटा बच्चा कहकर बुलाता रहा। तभी सिस्टम बीच में कूद पड़ा और बोला कि ये एक बहुत जरूरी मोड़ है। इसे ऐसा नाम दो जिसे ये पूरी जिंदगी भूल ना पाए और नाम सुनकर ही तड़पता रहे। सिस्टम ने मशविरा दिया कि कोई ऐसा फालतू और अजीब सा नाम रख दो जिसे सुनकर ही लोग मजे ले। मैंने भी पूरी रात गहरी सोच विचार की और अगले दिन पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उसका नाम रजिस्टर करवा दिया और फिर सिस्टम के सामने अपनी होशियारी झाड़ने लगा। मैंने कहा, देख भाई, मैंने तेरी सलाह मान ली है और इसे ऐसा नाम दिया है जो इसे बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। सिस्टम खुश होकर बोला, चलो आखिरकार तुम्हारा दिमाग ठिकाने आया। तो मेरे नन्हे उस्ताद, आज से तुम्हारा नाम है लुजियो। मैं अपनी इस छोटी सी जीत पर मन ही मन हंसने लगा। दरअसल इस नन्हे शैतान को बारिश वाले दिनों से सख्त चिढ़ है और मैंने जानबूझकर इसका नाम जीव रख दिया, जिसका सीधा ताल्लुक बारिश से है। अब तो ये पक्का चिढ़कर पागल हो जाएगा। पापा शुक्रिया जो आपने मुझे अपना सरनेम दिया। अरे नहीं, ये क्या इमोशनल कचरा चल रहा है। खैर, जैसे ही उसने स्कूल जाना शुरू किया, मैंने उसे सीधा अल्टीमेटम दे दिया कि बेटा, अब सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करना है। लुजियो भी एकदम आज्ञाकारी बच्चा बन गया और अचानक काफी गंभीर रहने लगा। अब वो सारा दिन आई लव यू पापा नहीं चिल्लाता। घर आते ही घर के काम करना, होमवर्क निपटाना और सोने से पहले मेरा बिस्तर तक ठीक कर देना उसका डेली रूटीन बन गया। देखा, हमारी दूरियां बढ़ रही हैं, जिसका मतलब है कि मेरा विलेन बाप बनने वाला प्लान एकदम सॉलिड काम कर रहा है। लेकिन भाई सच बताऊं तो मेरा दिल भी थोड़ा सा पिघल रहा था, इसलिए मैं चुपके से उसके कमरे में जाकर चेक करता रहता था कि क्या चल रहा है। अगले दिन स्कूल के बाद वो 2 सस्ते वाले स्टार्ट सॉसेज लेकर आया। मैंने कड़क आवाज में पूछा, अबे ये पैसे कहाँ से आए तेरे पास? उसने मासूमियत से कहा, पापा आपने ही तो बैग में चुपके से रखे थे। मैंने बात पलटते हुए कहा, अरे वो तो गलती से रह गए होंगे। इस पर उसने मेरी पूरी कुंडली खोल दी कि पापा परसों भी गलती हुई थी, पिछले हफ्ते भी और पिछले महीने भी। हद है यार, ये बच्चा तो मेरा ही बाप निकला। मैंने फिर डपटते हुए कहा, ये सब जंक फूड है, कौन खाने को बोल रहा है? और उसकी तरसती हुई आंखों के सामने ही मैंने वे दोनों सॉसेज खुद गपागप खा लिए। 2 घंटे बाद मैं खुद अपने हाथों से बने हेल्दी वाले सॉसेज लेकर उसके कमरे में घुसा और कहा, ये देख, इसे कहते हैं असली सेहतमंद खाना। लू जीव कुछ नहीं बोला, बस उसकी आंखों में चमक आ गई और उसने वो सारे सॉसेज सफाचट कर दिए। अब आप कहोगे कि ये मैं क्या नौटंकी कर रहा हूँ, पर भाई तुम क्या जानो, मैं तो बस उसे, तो भाई अपना लू जीव तो पैदाइशी आइंस्टीन निकला। बंदा हर बार फुल मार्क्स लाता था, पर तीसरी क्लास के फाइनल एग्जाम में इंग्लिश में उसके सिर्फ 98 नंबर आए। अब मेरा विलेन वाला भूत जाग गया। मैंने चिल्लाकर पूछा कि इतनी लापरवाही कैसे? वो 2 नंबर क्या दावत उड़ाने गए थे? बेचारे ने मासूमियत से सिर झुकाया और बोला, सॉरी पापा, अगली बार ध्यान रखूंगा, और चुपचाप अपने कमरे में चला गया। अब यहाँ शुरू होता है मेरा ऑस्कर विनिंग ड्रामा। जैसे ही वो गया, मैं कोने में दुबक कर ऐसे आंसू बहाने लगा जैसे मेरा नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन खत्म हो गया हो। सिस्टम कहने लगा, अबे ओ ड्रामा क्वीन, तूने ऐसा कुछ बड़ा तीर नहीं मारा है। कुछ देर बाद जब लुजियो किचन में खाना बनाने आया तो उसने मुझे वहां कोने में सुबकते हुए देख लिया। कहने लगा, पापा आप फिर से रो रहे हो? मैंने भी झट से चेहरा पोंछा और बोला, नहीं बेटा, ये तो बस किचन के धुएं का कमाल है। उसने बड़े प्यार से कहा कि उसे पता है कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। मैंने भी उसे जकड़ लिया। सिस्टम जब बीच में टर्राने लगा तो मैंने उसे झाड़ दिया कि चुप रहे। इसे कहते हैं शिकार को फंसाने वाली निंजा टेक्निक। पहले इसका भरोसा जीतूंगा, फिर इसे तगड़ा वाला झटका दूंगा। पर भाई वो मौका तो दूर दूर तक नहीं दिखा, बल्कि काफी टाइम बाद एक दिन लुजियो खुद ही रोता हुआ घर वापस आया। मैंने उसे इतने सालों में कभी इस तरह टूटते हुए नहीं देखा था। वो जैसे ही घर में घुसा, चाओ यू टेबल पर मुंह छुपाकर पड़ा था। मैंने पूछा, अरे वो छोटे क्या हुआ? किसी ने कुत्ता वुत्ता पीछे छोड़ दिया क्या? मैं टेंशन में 10 चक्कर काट चुका था। तब जाकर उसने रोते हुए अपना दुखड़ा सुनाया। कहने लगा, पापा स्कूल वाले कह रहे हैं कि मैं आपका सगा बेटा नहीं हूँ। बस इतनी सी बात। मैंने चैन की सांस ली और बोला, हाँ तो इसमें गलत क्या है? तुझे मैंने कचरे के डिब्बे के पास से ही तो उठाया था। अब लू झियू तो हक्का बक्का रह गया। उसे लगा मैं हर बार की तरह मजाक कर रहा हूँ, पर जब उसे असलियत पता चली तो उसका चेहरा देखने लायक था। वो फिर से भो भो करके रोने ही वाला था कि मैंने उसका दिमाग घुमा दिया। मैंने पूछा, ये बता, मैं तुझे अच्छे से रखता हूँ? उसने बोला, हाँ। मैंने खिलाया पिलाया? उसने बोला, हाँ। तो फिर सगा होने या ना होने से तेरी लाइफ में क्या बदल गया? बेचारे ने काफी देर तक अपना छोटा सा दिमाग लड़ाया और बोला, कुछ भी नहीं, बस। तो फिर बात खत्म। वरना ऐसे सीन्स में तो टिपिकल ड्रामे शुरू हो जाते हैं कि मैं कौन हूँ, मेरा असली बाप कौन है। पर अपना स्वैग ही अलग है। अगले दिन स्कूल में वही चिंटू पिंटू लड़के फिर से उसे चिढ़ाने आ गए कि तू तो कचरे के डिब्बे से आया है। पर लू झियू अब पूरी तरह से लोडेड था। उसने बोला, तो क्या हुआ लियू सियाओ हाउ, तेरे कपड़े देख कितने गंदे हैं। तेरे मम्मी पापा धोते नहीं क्या? पक्का वो तुझसे प्यार नहीं करते। और झोड़ डाबाओ, तू तो हर बार फेल होता है। तेरे घर वाले तुझ पर ध्यान ही नहीं देते। पक्का तू उनके लिए फालतू है। तू जो भी कहे, पर मेरी लाइफ तो एकदम सॉलिड चल रही है। ओए माओ शिवांग और सोंग याओजू,
तुम दोनों दिन भर ये कचरा जैसा जंक फूड ठूंसते रहते हो और तुम्हारे माँ बाप तुम्हें टोकते तक नहीं। लगता है उन्हें तुम्हारी सेहत की रत्ती भर भी परवाह नहीं है। ये सुनते ही उन तीनों बच्चों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई और उनके चेहरे शर्म से टमाटर की तरह लाल हो गए। उनमें से एक ने फुसफुसाते हुए कहा कि वैसे भी आप ही बड़े हो तो क्या हुआ, मेरे बाप मुझे जान से ज्यादा प्यार करते हैं, मुझे किस बात का डर है। खैर, मेरी और लू झियो की जिंदगी ऐसे ही मजे में कटने लगी। वो पढ़ाई में इतना उस्ताद निकला कि उसने शहर के सबसे धाकड़ मिडिल और हाई स्कूल में अपनी जगह बना ली। मैंने भी फुल टशन में आकर स्कूल के पास ही एक बढ़िया सा घर किराए पर ले लिया ताकि लड़के को आने जाने में दिक्कत ना हो। लेकिन जब लू झियो को पता चला कि घर का किराया मेरी किडनी बेचने जितना महंगा है तो वो कहने लगा कि वो पार्ट टाइम ट्यूशन पढ़ाकर पैसे कमाएगा। ये सुनकर तो मेरा पारा चढ़ गया। मैंने सीधे मना कर दिया। उसने पूछा क्यों नहीं। मैंने उसे तगड़ी पट्टी पढ़ाई की अगर तू अभी इन छोटे मोटे कामों के चक्कर में पड़ेगा तो पढ़ाई का रायता फैल जाएगा, और अगर अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला तो बड़ा होकर मुझे ऐश कराने के लिए पैसे कहाँ से लाएगा। मेरी ये धांसू लॉजिक वाली बात उसे समझ आ गई। मैंने चैन की सांस ली, पर अंदर ही अंदर थोड़ा डर भी लग रहा था कि कहीं ये लड़का मेरी बातों को सीरियसली लेकर अभी से मजदूरी करने निकल जाए। भाई, ये मेरा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, इसे पालने पोसने में अभी कुछ साल और लगेंगे। लू जियो हंसने लगा और बोला थैंक यू पापा। मैंने उसे एक नया स्कूल बैग फेंक कर दिया और झूठ बोल दिया कि ये मुझे रास्ते में पड़ा हुआ मिला था। वो मासूमियत से बोला कि पापा पुराना बैग अभी और चल सकता है। मैंने उसे डपटते हुए कहा जितना बोला है उतना कर, ज्यादा पंचायत मत कर। लू जियो मुस्कुराते हुए बैग लेकर स्कूल जाने लगा और जाते जाते खिड़की से सिर निकाल कर बोला पापा आज मेरा वो मसालेदार सॉसेज खाने का बड़ा मन है। मैंने भी टशन में कह दिया ठीक है मिल जाएगा। उसी दिन शाम को मैं हाथ में सॉसेज लिए स्कूल के गेट पर किसी वफादार मजनू की तरह खड़ा अपनी बंदी का इंतजार कर रहा था। तभी वहां एक ऐसी चमचमाती लग्जरी गाड़ी आकर रुकी जिसे देखकर ही समझ आ गया कि इसके मालिक की तिजोरी नोटों से फटने वाली है। स्कूल के बाकी पेरेंट्स तो ऐसे फटी आंखों से देख रहे थे जैसे उन्होंने साक्षात सांत्वना पुरस्कार नहीं बल्कि जैकपॉट देख लिया हो। गाड़ी से 4 नमूने उतरे। मम्मी पापा तो एकदम टिप टॉप हीरे जवाहरात से लदे हुए थे, मानो अभी अभी किसी राजसी शादी से उठकर आ रहे हों। उनके साथ 2 भाई बहन भी थे। छोटी बहन बेचारी सहमी हुई थी, पर भाई साहब का एटीट्यूड तो देखो, वो ऐसे चारों तरफ देख रहा था जैसे उसे डर हो कि कहीं हमारी गरीबी की हवा लगने से उसके महंगे कपड़े खराब न हो जाएं। तभी मेरा वो सिस्टम जो जाने कब से कुंभकर्ण की नींद सो रहा था अचानक एक्टिवेट हो गया। कहने लगा कि शुभ परिवार अपनी असली बेटी को लेने पहुंचा है। मैं तो वही सन्न रह गया। मुझे पता था कि ये ड्रामा एक दिन होगा, पर इतनी जल्दी। ये तो वही बात हो गई कि अभी तो पार्टी शुरू हुई थी और पुलिस पहले ही आ गई। मेरा मन किया कि आगे बढ़कर स्वैग में बात करूं, पर फिर मैंने अपनी हालत देखी। पैरों में वही घिसी हुई हवाई चप्पल, बदन पर 30 रुपए वाली सेल से उठाई हुई टी शर्ट, बिखरे हुए बाल और हाथ में ये 2 सस्ती सॉसेज। उन खानदानी रईसों के सामने मैं किसी फिल्म का वो साइड कैरेक्टर लग रहा था जो सिर्फ पिटने के लिए आता है। मेरा कॉन्फिडेंस पंचर हो गया और मैं अपनी जगह से हिला तक नहीं। 2 मिनट बाद छुट्टी की घंटी बजी और लू झियो बाहर आई। हाई पोनीटेल और ऊपर चढ़ाई हुई स्कूल यूनिफॉर्म की आस्तीन में वो किसी दबंग हीरोइन से कम नहीं लग रही थी। उसकी आंखों में एक अलग ही एक्साइटमेंट थी, जैसे वो मुझसे कोई बड़ा कांड शेयर करना चाहती हो। वो पागलों की तरह भीड़ में अपनी नजरें दौड़ा रही थी क्योंकि उसे पक्का यकीन था कि दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं उसे लेने जरूर आऊंगा। अब इधर मैं भीड़ के पीछे ऐसे दुबक गया जैसे कोई उधार मांगने वाला सामने दिख गया हो। इससे पहले कि लू झियो मुझे ढूंढ पाती, उन शू खानदान वालों ने पहले उसे धर लिया। इन लोगों ने शायद पहले से पूरी जासूसी कर रखी थी, तभी तो सीधा लू झियो के पास ही पहुंच गए। शू आंटी तो आते ही इमोशनल हो गई, जैसे किसी ने उनके सामने ढेर सारे प्याज काट दिए हों। अपनी रोती हुई आंखों के साथ धीरे से बोली आनान, क्या ये तुम हो? लू झियो बेचारी एकदम कंफ्यूज हो गई। बोली सॉरी आंटी, आपने गलत बंदे को पहचान लिया है, मेरा नाम ये नहीं है। तभी पीछे से एंट्री होती है मिस्टर शू की, जो उसे ऊपर से नीचे तक ऐसे देख रहे थे जैसे कोई पुरानी प्रॉपर्टी का सर्वे कर रहे हो। बोले मैं शू ग्रुप का शू जिमिंग हूँ, तुम्हारा असली नाम आनान है और तुम हमारी सगी बेटी हो। हम आज तुम्हें वापस अपने घर ले जाने आए। भाई, आसपास के लोग तो ऐसे घूर रहे थे जैसे सड़क पर कोई लाइव सास बहू का ड्रामा चल रहा हो। लू झियो ने एक गहरी सांस ली और थोड़ा साइड हो गई। बोली भाई, यह क्या किसी यूट्यूब प्रैंक चैनल का शो चल रहा है क्या? मुझे घर जाकर अपने पापा के लिए खाना बनाना है, कृपया करके किसी और का सिर खाओ। अब खाना बनाने की बात सुनते ही शू आंटी की तो जान ही निकल गई, जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। चिल्लाकर बोली क्या तुम्हें घर में खाना भी बनाना पड़ता है? मेरी प्यारी बेटी, तुमने कितने दुख भरे दिन देखे हैं। बेचारी लू झियो का चेहरा एकदम उतर गया। वो बस अब भड़कने ही वाली थी कि तभी वहां वो ननी परी, मतलब वो प्रिंसेस जैसी दिखने वाली लड़की सामने आई। वो अपने आंसू पोंछते हुए और सिसकियां लेते हुए लू झियो के आगे झुकी और बोली कि मैं अभी तक, सॉरी यार, इतने सालों तक मैंने तुम्हारी जगह हड़प ली, पर क्या करूं, मम्मी पापा ने मुझे इतना लाड प्यार जो दिया है कि अब मैं उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती। प्लीज मुझे घर से मत निकालना, तुम जो बोलोगी मैं वही बन जाऊंगी, तुम्हारी नौकरानी भी बनने को तैयार हूँ। अबे भाई, ये देखो असली ड्रामेबाज, मतलब 16 साल से गायब असली बेटी वापस आई है और ये पहली मुलाकात स्कूल के गेट पर कर रहे हैं, वो भी इतने घटिया तरीके से। मतलब सरेआम तमाशा चल रहा है और ये नकली अमीरजादी बीच सड़क पर घड़ियाली आंसू बहाकर माफी मांग रही है। इन लोगों को हमारी लू झियो की इज्जत का रत्ती भर भी ख्याल नहीं है क्या? कसम से राइटर ने लॉजिक को शायद किसी सेल में बेच दिया है। मेरा तो मन कर रहा था कि अभी के अभी इस नाटकबाज का थोबड़ा लाल कर दूं।
पर तभी मेरे सिस्टम ने बीच में टांग अड़ाई और बोला, अभी रुक जा मुन्ना, सबर का फल मीठा और नोटों से भरा होता है। एक बार इसके घर पहुंच गई तो सीधा छप्पर फाड़ के पैसा मिलेगा। मैंने अपनी मुट्ठियां भींची और कलेजे पर पत्थर रखकर अपने गुस्से को पी लिया। तभी एक और मजनू टाइप नमूने की एंट्री होती है। ये लड़का बड़े प्यार से उस ओवर एक्टिंग की दुकान मिंजू के कंधे पर हाथ रखकर खड़ा हो गया और मेरा रास्ता रोक लिया। कहता है, तुम अपने परिवार के साथ ऐसा बर्ताव कैसे कर सकती हो? भाई साहब को लगा होगा कि वो हीरो की तरह मुझे नीची नजरों से देखकर डरा देंगे, पर शायद उन्हें पता नहीं था कि हमारी लू झीव ने बचपन में अच्छा खासा खान पान रखा था, तो वो कद में बिल्कुल उस लड़के के बराबर थी। अब जब उसकी हीरो वाली एंट्री फुस हो गई तो वो बस अपनी आवाज भारी करके हवाबाजी करने लगा। मम्मी पापा ने तुम्हें कितने सालों तक पागलों की तरह ढूंढा और तुम्हारे अंदर भर भी तमीज नहीं है। मिंजू बेचारी रो रो कर तुमसे माफी मांग रही है और तुम पत्थर की मूर्त बनी खड़ी हो। क्या तुम कोई बिना दिल वाली मशीन हो लू झीव? अब भाई से और बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने एक लंबी सांस ली और गार्ड रूम की तरफ पूरी ताकत से चिल्लाया, गार्ड अंकल बचाओ, ये लोग मुझे परेशान कर रहे हैं। अब देखो, हमारे लू झीव का स्वैग ही अलग है। बंदा एकदम चार्मिंग है और सबका चहेता है। क्या टीचर्स, क्या क्लास के दोस्त और क्या कैंटीन वाली आंटी, यहाँ तक कि गार्ड अंकल भी उसके फैन हैं। उसके एक बार बुलाने पर तमाशा देख रहे। गार्ड्स अपनी वो नुकीली लाठियां लेकर ऐसे झपटे जैसे कोई डिस्काउंट सेल लगी हो। अभी आलीशान महलों में रहने वाले शु परिवार के नवाबों ने अपनी जिंदगी में कभी ऐसा गंदा ट्रीटमेंट देखा था? वो बेचारे अपनी की तभी ऐसा गंदा ट्रीटमेंट पीछे हटने लगे और इसी ड्रामे के बीच लू झीव पतली गली पकड़कर वहां से निकल गया। उसने भीड़ में अपनी चील जैसी निगाहों से मुझे ढूंढ निकाला और किसी नन्ही चिड़िया की तरह फुदकता हुआ सीधे मेरे पास आ गया। आते ही बोला, पापा मुझे डर था कि आप फिर से वही बाहर का कचरा यानी जंक फूड ठूस रहे होगे। मैंने भी अपनी इज्जत बचाने के लिए सफेद झूठ बोल दिया। अरे हट, ये तो मैंने खुद बनाया है। लू झीव ने अपनी आंखें सिकोड़कर उस सॉसेज को ऐसे गौर से देखा जैसे कोई डिटेक्टिव केस सॉल्व कर रहा हो। फिर एकदम यकीन के साथ बोला, पक्का ये बाहर का ही है, क्योंकि जब आप सॉसेज तलते हो तो हमेशा उसका एक कोना जला ही देते हो। मैंने उसे टोकते हुए कहा, अबे धीरे बोल, ये कोई बहुत इज्जत वाली बात नहीं है। वैसे वो कचरा खाना मैं उसके लिए भी लाया था। तो उसने प्यार से थैंक यू पापा बोल दिया। पर भाई मेरा तो यहाँ बीपी बढ़ रहा था। मैंने उसका हाथ पकड़ा और बिना पीछे मुड़े घर की तरफ सरपट दौड़ लगा दी। मुझे ऐसा डर लग रहा था कि अगर गलती से भी पीछे मुड़कर देखा तो वो शु खानदान वाले चुंबक की तरह चिपक जाएंगे। रास्ते में मैंने उससे पूछा कि बेटा आज का दिन कैसा रहा, तो उसने बड़ी मासूमियत से कहा कि आज वो बहुत खुश है। उसने मुझसे कहा कि इस बार की पेरेंट टीचर मीटिंग में वो मुझे एक तगड़ा सरप्राइज देगी। फिर थोड़ी देर के लिए रुकी और शक्ल ऐसी बनाई जैसे किसी ने उसकी बिरयानी में इलायची डाल दी हो। बोली, आज स्कूल के बाहर कुछ नमूने मिले थे, कह रहे थे कि मेरा असली नाम सु आनान है और मैं उस रईस सु ग्रुप की बेटी हूँ। मैंने भी सुना है उनके बारे में, पर भाई मैं उनकी बेटी कैसे हो सकती हूँ? मतलब ऑथर कुछ भी लॉजिक पेल रहा है। मेरी तो वही टेंशन के मारे हालत खराब होने लगी। मैंने धीरे से उसे टेस्ट करने के लिए पूछा, बेटा अगर तुम सच में उनकी बेटी निकली तो? वो एकदम से रुक गई। मेरी धड़कनें तेज हो रही थी और वो मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मैंने उससे उसकी किडनी मांग ली हो। फिर उसने बड़ी ईमानदारी से जवाब दिया, अगर वो सच में मेरे घर वाले हैं तो मैं सबसे पहले उन्हें शहर के सबसे अच्छे पागल खाने में भर्ती कराऊंगी। उसकी ये बात सुनकर मेरी हंसी छूट गई, पर फिर भी मैंने दोबारा कुरेदते हुए कहा, पर उनके पास तो अंधा पैसा है, करोड़ों की पार्टी है वो। अब हमारी मैडम एकदम सीरियस हो गई और सर हिलाते हुए बोली, हाँ तो क्या हुआ? मैं उन्हें डॉक्टर के पास भेजूंगी और उनका सारा पैसा किसी काम की जगह दान कर दूंगी। वैसे भी उनके जैसे पागलों को पैसा संभालना कहाँ आता होगा, इससे अच्छा तो कोई और ही उसे ढंग से खर्च कर ले। मैंने भी बड़े गर्व से सर हिलाया। वाह मेरी शेरनी, क्या ऊंचे विचार है तेरे। उसने भी मुस्कुराते हुए सारा क्रेडिट मुझे दे दिया कि आखिर सिखाने वाला बाप भी तो प्रो लेवल का है। हम दोनों इसी तरह हंसते खेलते और बातें करते घर पहुंच गए। पर जैसे ही रात का खाना तैयार हुआ, दरवाजे पर किसी बिन बुलाए मेहमान ने दस्तक दे दी। अब गेस करने के लिए कोई इनाम नहीं मिलने वाला, क्योंकि साफ था कि वो शू परिवार वाले अपनी नाक घुसाने यहाँ भी पहुंच गए थे। मुझे पता था कि ये रायता आज नहीं तो कल फैलना ही था। मैं अपनी जगह से उठ ही रहा था कि तभी लू झीव अपनी चेयर से खड़ा हुआ और एकदम शांत आवाज में बोला, डैड आप बैठिए, दरवाजा मैं खोलता हूँ। बाहर शु खानदान के चारों नमूने वीआईपी एंट्री मारने के लिए लाइन लगाकर खड़े थे। शु मैडम को डर था कि कहीं लड़का दरवाजा मुंह पर न बंद कर दे, तो उन्होंने तुरंत झोले से बर्थ सर्टिफिकेट निकाला और रोते हुए उसका हाथ पकड़ लिया। कहने लगी, आनान बेटा वो सब बस एक छोटी सी गलतफहमी थी, यकीन मानो मैं ही तुम्हारी असली मम्मी हूँ। अब लू झीव ने मेरी तरफ मुड़कर देखा, पर मैंने तो अपनी नजरें ऐसे फेर ली जैसे उधार मांगने वाले दोस्त को देखकर फेर लेते हैं। उसने अपनी पलकें झुकाई और उन्हें अंदर आने का रास्ता दिया। इस पूरे ड्रामे के बाद वो चारों थोड़े ठंडे पड़ गए थे और अब कम से कम तमीज वाले इंसान बनने की एक्टिंग कर रहे थे। शू मैडम ने अपना इंट्रोडक्शन राउंड शुरू किया। देखो बेटा, ये तुम्हारा बड़ा भाई है शू लिंगतिया, जो तुमसे 3 साल बड़ा है, और ये है शू मिंगजू, जो तुमसे बस 1 घंटा छोटी है। दरअसल उस वक्त मैं और मेरी काम वाली एक ही हॉस्पिटल में एडमिट, और उस सातिर औरत ने चालाकी से बच्चों की अदला बदली कर दी और तुम्हें कहीं लावारिस फेंक दिया। हमें कुछ ही समय पहले पता चला कि मिंगजू हमारी सगी बेटी नहीं है, तो हमने ऊपर तक अपनी पूरी सेटिंग लड़ाई और कल ही तुम्हारा पता ठिकाना मिला। अब मैडम ने घर के इंटीरियर पर नजर डाली और अपनी नफरत को छुपाते हुए नकली रोना शुरू कर दिया। कहने लगी, बेटा मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसे कबाड़ खाने जैसे हालात में रह रहे हो। भला ऐसे घर में भी कोई इंसान रह सकता है क्या? यह सुनकर लू झीव का चेहरा गुस्से से एकदम ठंडा पड़ गया,
क्योंकि उसके दिल में इस घर की जो जगह थी वह इन अमीरों की समझ से बाहर थी। इस घर का एक एक कोना मैंने अपनी मेहनत से सजाया है। गर्मियों में वो पुराना सेकंड हैंड एसी चलाकर तरबूज खाना और सर्दियों में वो गर्म पानी की थैली लेकर पुराने सोफे पर चिपक कर टीवी देखना, ये सब यादें जुड़ी हैं यहाँ से। लेकिन हमारे चचा जान यानी शु झिमिंग का तो पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। भाई साहब को लग रहा है कि उनकी बेटी उनकी इज्जत की धज्जियां उड़ा रही है। वो गुस्से में मेज थपथ पाते हुए बोले, लड़की ये किस लहजे में बात कर रही है? तमीज तो इसे छूकर भी नहीं निकली। हमारे शु खानदान में ऐसे बदतमीज और बेअदब लोग नहीं होते। अब फालतू की बकवास। अब बीच में एंट्री मारती है उनकी प्यारी और भोली भाली दिखने वाली बेटी शु मिंगजू, जो पापा की चमचागिरी करने में माहिर है। वो बड़े प्यार से पापा की पीठ सहलाते हुए बोली, पापा प्लीज गुस्सा मत होइए, दीदी को अपना सामान समेटने के लिए थोड़ा वक्त तो दीजिए। और उधर पापा का स्वैग तो देखो, नाक सिकोड़ कर बोले, इस कबाड़ खाने में समेटने लायक रखा ही क्या है। फिर मिंगजू अपनी नकली मासूमियत दिखाते हुए लू जियू की तरफ मुड़ी और बोली, दीदी जल्दी से पापा से माफी मांग लो, उनका दिल कमजोर है, उन्हें और मत तड़पाओ। मम्मी पापा तुम्हें घर ले जाने के लिए कितना इंतजार कर रहे हैं। हमने तुम्हारे लिए कितने सारे तोहफे, कीमती गहने और डिजाइनर कपड़े तैयार किए हैं। ये सब मैंने खुद अपनी पसंद से चुने हैं। तभी बगल में खड़े शिव लिंगतियान ने भी बहती गंगा में हाथ धोते हुए कहा, मम्मी पापा और मिंगजू ने तुम्हारे लिए 16 बर्थडे गिफ्ट्स बड़ी हसरत से तैयार किए थे, पर तुम्हारी ये बदतमीजी देखकर लगता है कि हमारी सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई। ये पूरा फैमिली ड्रामा देखकर लू जियू को हंसी आ गई। वो मजे से एक तरफ बैठ गई और कटाक्ष करते हुए बोली, वाह भाई वाह, क्या जुगलबंदी है, तुम पूरी फैमिली मिलकर कितना बढ़िया नौटंकी कर लेते हो। एक सुर लगाता है तो दूसरा सुर मिलाता है। अरे भाई, मुझे तो लगता है कि इन्हें मेरी कोई खास जरूरत नहीं है। मैं और मेरे डैडी अपनी छोटी सी दुनिया में एकदम मजे में हैं। तो आप लोग अपनी ये भारी भरकम चिंता अपने पास ही रखिए और यहाँ से पतली गली पकड़ लीजिए। लेकिन ये अमीर लोग भी ना अपनी जिद के पक्के होते हैं। कहने लगे कि चूंकि तुम सु खानदान का खून हो तो हम तुम्हें ऐसे लावारिसों की तरह बाहर नहीं रहने दे सकते। इनका कहना है कि इनका घर इतना बड़ा है कि ये अपनी लाडली मिंजू को भी पाल लेंगे और तुम्हें भी। मतलब देख रहे हो जैसे कोई बाय वन गेट वन फ्री वाला सेल चल रहा हो। तभी ये मिस्टर सु झिमिंग अपनी आवाज थोड़ी भारी करके मुझे धमकी देने वाले अंदाज में बोले कि हम तुम्हारे साथ कोई नाइंसाफी नहीं करेंगे। और तभी मैडम सु ने अपने चमचमाते बैग से एक कार्ड निकाला और मेज पर मेरी तरफ ऐसे सरकाया जैसे किसी जुए के अड्डे पर दांव लगा रही हो। बोली, ये तुम्हारी परवरिश का इनाम है, इसमें पूरे 1 करोड़ है। भाई साहब, उनकी आंखों में शुक्रिया तो ढूंढने से भी नहीं मिला, बल्कि ऐसा भाव था जैसे किसी फटेहाल इंसान पर एहसान कर रही हो। मुझे साफ दिख रहा था कि उन्हें मेरी सिखाई हुई लुझियू कुछ खास पसंद नहीं आई। उन्हें तो वो मिंजू जैसी मक्खन लगाने वाली और मीठी मीठी बातें करने वाली लड़कियां पसंद है। पर भाई, मेरे लिए तो मेरी जियू इस पूरी कायनात का सबसे प्यारा बच्चा है। मेरा तो मन कर रहा था कि अभी इनका थोबड़ा लाल कर दूं। मैं बस फटने ही वाला था कि तभी मेरे दिमाग में उस कबाड़ी सिस्टम की आवाज गूंजी। कहता है, अबे ओए होस्ट, ज्यादा शाना मत बन। ये इसके असली माँ बाप हैं और तूने इसे पूरे 16 साल तक पाला इसलिए था ताकि आज ये दिन देख सके। जैसे ये असली वाली अपने घर सेटल हो जाएगी, सिस्टम तुझे और भी मालामाल कर देगा। शुरू में तो तू यही चाहता था ना, अब भावुक क्यों हो रहा है? अब मैं उसे क्या समझाऊं? बात तो उसने पते की कही थी। शुरू में तो मेरा मकसद सिर्फ पैसा ही था, पर साला इतने सालों में ये लुझियू मेरी जिंदगी का वो हिस्सा बन गई है जिसे अलग करना अब मुमकिन नहीं लग रहा। मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ सकता जैसे कोई अपनी जान नहीं छोड़ता। जैसे ही मैंने सर ऊपर किया, मेरी और लू जियू की नजरें चार हो गई। वो बेचारा शांति से मुझे ताक रहा था, जैसे मेरे जवाब का इंतजार कर रहा हो। उसकी आंखें एकदम काली और चमकती हुई थी, जिनमें एक अलग ही लेवल की पावर थी। पूरे 16 साल तक अपना खून पसीना एक करके मैंने उसे पाला है और अब मैं उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ना चाहता। सब मुझे ऐसे घूर रहे थे जैसे मैंने उनकी किडनी मांग ली हो। जैसे ही मैंने कुछ बोलने के लिए अपना थोबड़ा खोला, ये मेरा चपर चपर करने वाला सिस्टम फिर से बीच में कूद पड़ा। कहता है, होस्ट, कभी उस बच्चे के नजरिए से भी सोच लिया करो। अगर ये अपने उस खानदानी अमीर घर चला गया तो इसके पास वो सब होगा जो ये चाहता है, लेकिन अगर तुम्हारे साथ रहा तो वही छोटा सा किराए का कमरा, फुटपाथ वाले सस्ते कपड़े और ऊपर से तुम्हारे लिए खाना बनाना और झाड़ू पोछा करना। इतनी छोटी सी उम्र में बेचारे के कंधों पर इतना भारी बोझ। अगर ये शू परिवार के पास गया तो इसे न तो रेंट की टेंशन होगी, न ही एक्स्ट्रा क्लासेज की फीस की, और ऊपर से सेवा करने के लिए नौकर चाकर अलग से मिलेंगे। क्या तुम वाकई अपने सेल्फिश नेचर की वजह से इस बच्चे को फिर से गरीबी के दलदल में धकेलना चाहती हो? भाई, मैं तो एकदम सुन्न हो गया। सिस्टम की हर बात एकदम पते की थी, पर जैसे ही मेरी नजर जीव पर पड़ी, पिछले 16 सालों का एक एक पल मेरी आंखों के सामने रील की तरह चलने लगा। मैंने मन ही मन सिस्टम को रोस्ट करते हुए कहा, अबे चुप कर, वो लोग जियो के साथ बिल्कुल अच्छे नहीं है। आज पहली बार मिले और उस 16 साल की बच्ची की बैंड बजाने में लग गए। मैं चाहती हूँ कि जियो वहाँ ऐश करने जाए, न कि अपनी तकलीफों का एड्रेस बदल ले। मैं बस खुद को ये यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था कि अगर जियो को खुद चुनना पड़ा तो वो पक्का किराए के कमरे को ही चुनेगा। सिस्टम मुझसे कहता है कि भाई, जो लड़की तेरे साथ रह रही है वो अभी सिर्फ 16 साल की है। उसे क्या पता कि पैसे और पावर की असली औकात क्या होती है। लेकिन तू तो बड़ा हो गया है, तुझे तो पता होना चाहिए कि ये सब उसके भले के लिए ही हो रहा है। सिस्टम के मुताबिक वो इस अमीर खानदान की असली वारिस है और उसे अपना हक पाने के लिए थोड़ी आग में तपना ही पड़ेगा, तभी तो बाद में पूरी लाइफ ऐश करेगी। अब तू ही बता, उसे थोड़ा सा करंट चाहिए या पूरी जिंदगी का झटका? मैं चुप हो गया क्योंकि साले सिस्टम की बात में लॉजिक तो था,
लू जीव मुझ पर इसलिए चिपक कर रहती है क्योंकि पिछले 16 सालों से उसके पास मेरे सिवा कोई और था ही नहीं। पर सच तो यह है कि मैंने उसे दिया ही क्या है सिवाय गरीबी के, और ये शू फैमिली वाले उसके साथ जो बुरा बर्ताव कर रहे हैं वो शायद इसलिए क्योंकि वो अभी जीव के टैलेंट को जानते नहीं हैं। एक बार साथ रहने लगेंगे तो उन्हें भी समझ आ जाएगा कि वो दुनिया की सबसे बेस्ट लड़की है। जीव की नजरों के सामने ही मैंने अपना हाथ बढ़ाया और चुपचाप वो बैंक कार्ड उठा लिया। मैडम शू के चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जैसे कह रही हूं कि देख ले, इसने भी तुझे पैसों के लिए बेच दिया, अब तेरे पास जाने के लिए कोई ठिकाना नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं जीव को क्या सफाई दूं, इसलिए मैं सर झुकाए जमीन ताकता रहा। पर जैसा कि मैंने कहा था, जीव बहुत समझदार बच्ची है। उसने एक सवाल तक नहीं पूछा और मेरा फैसला समझ गई। वो शांति से उठी, अपने कमरे में गई और 5 मिनट के अंदर अपना बोरिया बिस्तर पैक करके बाहर आ गई। उसके कंधे पर बैग था और वो तो भाई अपनी जीव एक नया बैग टांग कर बाहर आ जाती है और यकीन मानो उसने अपने साथ कुछ भी नहीं लिया। इतनी शरीफ भाई, मुझे तो लगा था कम से कम फोन का चार्जर तो ले ही लेगी। शू परिवार वाले तो उसे इतना आज्ञाकारी देखकर ऐसे खुश हो रहे थे जैसे उनकी कोई डूबी हुई एफडी मैच्योर हो गई हो। मिसेज शू ने उसका हाथ पकड़ा और बड़े प्यार से बोली, चलो बेटा घर चले। तभी बीच में टपकती है ये शू मिंगजू, इसका ड्रामा तो देखो। बड़े प्यार से एक्टिंग करते हुए कहती है, दीदी अच्छा हुआ आप सब पुराना सब भूलकर घर लौट रही हो, पर अंकल ने आपको 16 साल पाला है, कम से कम एक बार उनसे गुड बाय तो बोल दो। भाई साहब इस लड़की को कोई ऑस्कर दो, कितनी मीठी छुरी है ये। जीव तो खामोश थी, पर मेरी यादों ने मेरे दिमाग में ऐसा तांडव मचाया कि मैं चाहकर भी अपने कदम नहीं रोक पाया। तभी मेरा ये सड़ा हुआ सिस्टम मेरे दिमाग में किसी पड़ोस वाली आंटी की तरह चीखने लगा। कहता है, अरे ओ भाई हीरो मत बन, उसे जाने दे। अगर तूने उसे रोकने की कोशिश की तो ये शू परिवार वाले इतने रईस हैं कि चुटकी बजाते ही तेरा गेम ओवर कर देंगे। अपनी औकात देख और चुप रह। पर भाई अपना दिल भी तो आखिर अपनी मर्जी का मालिक है ना। मैंने सोचा भाड़ में गया ये सिस्टम और इसकी लॉजिक। आखिर मैं भी तो बाप हूँ, कोई सस्ता साइड कैरेक्टर थोड़े हूँ जो चुपचाप तमाशा देखूं। मैंने जीव का हाथ पकड़ लिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे सेल में लोग आखिरी शर्ट पकड़ते हैं। हाथ में वो बैंक कार्ड हवा में लहराते हुए मैंने सीधा उसकी आंखों में झांका और बड़े ही इमोशनल स्टाइल में पूछा, जीव मैंने तुझसे अभी तक असली बात पूछी नहीं, क्या तू वाकई ये घर छोड़कर जाना चाहती है? अगर तेरा मन नहीं है तो बस एक बार बोल दे, फिर ये शू परिवार मुझे कोर्ट ले जाए या पुलिस के पास, मुझे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। तेरा ये बाप अभी जिंदा है। मुझे उसकी आंखों में साफ दिख रहा था कि वो जाना नहीं चाहती। उसकी आंखों में वो अधूरापन और ढेर सारा दुख भरा था जिसे वो छिपाने की कोशिश कर रही थी। वहां खड़े सब लोग हमें ऐसे घूर रहे थे जैसे किसी सस्पेंस फिल्म का क्लाइमैक्स चल रहा हो। और तभी लू जीव ने, ले भाई यहाँ तो इमोशनल ड्रामा चल रहा था और इसने सीधे धंधे की बात कर दी। जीव ने वो बैंक कार्ड वापस मेरे हाथ में ठूस दिया और सर हिलाकर पूछा, अंकल लू क्या पैसा कम पड़ गया? भाई साहब इतनी बेइज्जती तो मोहल्ले के दुकानदार भी उधार मांगने पर नहीं करते। मैं तो सन्न रह गया। जीव ने नीचे झुककर मेरा हाथ देखा जिसे मैंने पकड़ा हुआ था। उसने हाथ छुड़ाया नहीं, बस वही घिसा पिटा सवाल फिर से दाग दिया, पैसा कम है क्या? फिर उसने अपनी मम्मी मिसेज शू की तरफ ऐसे देखा जैसे कह रहा हो, खिलाओ इसे और माल। मिसेज शू भी एकदम प्रो निकली, तुरंत एक और कार्ड निकाल कर बोली, सॉरी मेरा ध्यान नहीं गया, मुझे लगा इतने में मान जाओगे, ये लो 65 लाख और अपनी ऐस काटो। मेरा दिल तो एकदम बर्फ जैसा ठंडा पड़ गया भाई। मतलब पहले मैंने बिना नखरे के पैसे ले लिए थे ताकि वो जा सके, तो अब इन्हें लग रहा है कि मैं कोई लालची बुढ़ा हूँ जो और मलाई चाटने के लिए ये सब नाटक कर रहा है। जब मैंने कोई जवाब नहीं दिया तो जीव ने वो दूसरा कार्ड भी मेरे हाथ में जबरदस्ती घुसा दिया। मैंने भी अपना दिल पत्थर का किया, एक फीकी सी स्माइल चेहरे पर चिपकाई और बोला, ठीक है जीव, अब तुम अपनी मम्मी का ख्याल रखना। अभी मेरी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि वो पलटा और वहां से निकल लिया। मैं पागलों की तरह भागकर बालकनी में गया, उसे गाड़ी में बैठते देखा और फिर जो बेडरूम में जाकर दहाड़े मार मार कर रोया हूं ना, क्या बताऊं। पूरे 1 घंटे तक मेरा नल चालू रहा, तब जाकर ये बेशर्म सिस्टम अपना मुंह खोलता है, होस्ट अब बस भी करो, रोना बंद करो, मिशन पूरा हो गया है तुम्हारा, अभी थोड़ी देर में 1 मिलियन और डाल दूंगा अकाउंट में, फिर तुम खुद ही खानदानी रईस बन जाओगे। मैंने उसे चिल्लाकर डांटा, अबे तू अपना मुंह बंद रख, क्या तेरे अंदर रत्ती भर भी इमोशंस नहीं है? तूने भी तो उसे अपनी आंखों के सामने बड़ा होते देखा है ना। सिस्टम थोड़ी देर के लिए तो सन्नाटे में चला गया, जैसे सोच रहा हो कि इस नमूने का क्या करूं। फिर बड़ी हिम्मत जुटाकर बोला, देख भाई, अगर तुझे उस जीव की इतनी ही याद सता रही है तो अपना रिवॉर्ड मनी भूल जा। उसके बदले में तुझे एक फॉलो कैमरा दे सकता हूँ, जब भी तेरा दिल करे बस कैमरा चालू करना और उसे जी भर के देख लेना। मेरा रोना धोना तो 1 सेकंड में गायब हो गया। मैं बिस्तर से ऐसे उछल कर बैठा जैसे किसी ने पीछे बिजली का तार लगा दिया हो। मैंने कहा, भाई पैसे गए तेल लेने, मुझे अभी के अभी लाइव फुटेज दिखा। कैमरे में नजारा बदला और हम पहुंच गए एक कार के अंदर जहाँ 100 कॉल्ड सुखी परिवार बैठा था। अंकल लू ने बड़े प्यार से पूछा, बेटा तुम्हारा नाम जीव है ना? वैसे मुझे अनंत नाम ज्यादा प्यारा लगता है, पर अगर तुम्हें अजीब लगे तो हम शुरुआत में तुम्हें जी कहकर। बीच में ही बात काटते हुए लड़की बोली, नहीं उसकी जरूरत नहीं है, मुझे अनंत नाम ही ज्यादा पसंद है। मिसेज शू तो यह सुनकर खुशी से फूली नहीं समा रही थी, लेकिन पास बैठी शू मिंगजू के चेहरे पर 12 बज गए थे। उसने अपने होंठ चबाए और फिर एक जहरीली मुस्कान के साथ बोली, अरे वाह दीदी तो बड़ी पारखी निकली, पक्का उन्होंने अंकल लू की असली फितरत पहचान ली होगी, तभी तो इतनी जल्दी उन्हें छोड़ दिया। पर दीदी आप सच में बड़ी पत्थर दिल हो, जो एक पल में सब कुछ छोड़कर आ गई। काश मुझ में भी आप जैसी हिम्मत होती।
लू ज्यू यानी अपनी अनन्य अपनी ठंडी और शांत नजरें उसके चेहरे पर टिका दी। मिंगजू की तो सिट्टी पिट्टी गुम होने लगी, पर उसे तो घर वालों के सामने अपनी बेचारी इमेज जो बचानी थी, इसलिए वह जबरदस्ती मुस्कुराती रही। तभी लू ज्यू बड़े ही मीठे लहजे में बोली, हाँ बिल्कुल, मैंने अंकल लू की असलियत भी देख ली और यह भी देख लिया कि मम्मी पापा मुझे यहाँ दिल से लेने आए थे, और तुम भी तो यही चाहती थी ना मिंगजू। यह सुनते ही मिंगजू का मुंह खुला का खुला रह गया, जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। क्या क्या सेम भाई? लूजू एकदम शांति से उस मिंगजू की क्लास ले रहा था। कहता है, तू तो उस नौकरानी की बेटी है ना, और अब भी हमारे घर में इसलिए चिपकी हुई है क्योंकि तुझे अपनी सगी माँ की गंदी नीयत समझ आ गई थी और मेरी माँ ने दया खाकर तुझे पाल लिया। पर सुन, हम दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तूने अपनी सगी माँ को लात मार दी और मैं अपनी असली माँ के पास वापस आया हूँ। लूजू एकदम स्टाइल से मिसेज शू के कंधे पर सिर रखकर मिंगजू को ऐसी विलेन वाली स्माइल दे रहा था जैसे कह रहा हो, बेटा तुमसे न हो पाएगा। में खुशी के आंसू आ गए। लोग कह रहे थे कि वो मुझे बुरा भला कह रहा है और मैं हंस रही हूँ। अरे भाई, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। मेरा बेटा महफिल लूट रहा है तो मुझे विलेन भी बोल दे तो क्या गम है। बस मेरा लौंडा कमजोर नहीं पड़ना चाहिए, फिर चाहे दुनिया मुझे डायन ही क्यों ना समझे। इसके बाद तो मैंने रोजाना तमाशा देखना शुरू कर दिया। मुझे डर था कि उस घर में जीव को सब मिलकर परेशान करेंगे, पर अपना लड़का तो प्रो प्लेयर निकला। पहले ही हफ्ते उस मिंगजू ने नौटंकी शुरू की और मम्मी के सामने रोने लगी कि जीव ने चोरी की है। अपना जीव कुछ नहीं बोला, उसने सीधा अपने कमरे का हिडन कैमरा फुटेज दिखा दिया जिसमें ये साफ दिख रहा था कि इस मिंगजू ने खुद सामान वहां प्लांट किया था। मतलब बेइज्जती लेवल देख रहे हो। एक महीना बीता तो उस फुसफुसिये भाई मिंगतियान ने बाप से शिकायत की कि जीव ने उसकी जरूरी फाइलें छेड़ी हैं, पर जीव ने चुपचाप अपना पूरा रिकॉर्ड निकाल कर दिखा दिया। वो तो पूरे महीने ऑफिस के काम में पापा की ही मदद कर रहा था। फिर क्या था, बाप ने मिंगतियान को जो झाड़ पिलाई कि उसकी बोलती बंद हो गई। इन दोनों को तो अच्छे से धोया गया और अब ये हस्बैंड वाइफ लू जीव पर ऐसे लट्टू हो रहे हैं जैसे सेल्स में फ्री का माल मिल गया हो। आंटी जी ने तो उसका हाथ पकड़कर इमोशनल अत्याचार शुरू कर दिया कि बेटा, मेरे दोनों बच्चे तो बिगड़े हुए नवाब हैं, बस तू ही है जो इतनी समझदार है। इन दिनों तूने बहुत झेला है। जीव ने भी एकदम राजश्री प्रोडक्शन वाली संस्कारी बहू की तरह सिर हिलाया और बोली, अरे नहीं आंटी, कोई बात नहीं, आखिर हम सब तो एक ही फैमिली है ना। बस मैं चाहता हूँ कि वो ऐसी कड़वी बातें न कहें जिससे दिल दुख जाए। अब आंटी भी एकदम शॉक्ड। दरअसल हुआ यह था कि सुबह नाश्ते के टाइम पर लिंगटियन और मिंगजू ने मिलकर इसकी शिकायत की थी। उन्होंने कहा था कि मिंगजू ने बस जीव के उस पुराने फटे हुए स्कूल बैग को हाथ ही लगाया था और इस जीव ने गुस्से में लाल होकर उसे कमरे से बाहर धकेल दिया। उनका कहना था कि ये लड़की बस नाटक कर रही है, इसका यहाँ दिल से रहने का कोई इरादा नहीं है। लेकिन भाई, दुनिया का पुराना असूल है, इंसान क्या बोलता है उसे छोड़ो, वो करता क्या है असली गेम वहाँ है। मम्मी पापा उसे कुछ देर तक घूरते रहे, फिर अचानक झिमिंग ने पूछ लिया, क्या ये सब बातें तुम्हें उसलू खानदान वाले आदमी ने सिखाई हैं? अब अपनी जीव ने कोई बहाना नहीं मारा, बल्कि सीना ठोककर हाँ कह दिया। वो बोली, हाँ लू अंकल थोड़े पैसों के भूखे तो थे, पर उन्होंने मुझे जिंदगी के बड़े सबक सिखाए हैं, तभी तो मैं आपकी एक परफेक्ट बेटी बनने के काबिल बन पाई हूँ। मैंने तो अपने पास्ट को पीछे छोड़ दिया है। बस दुआ है कि भैया और दीदी भी जल्दी सुधर जाएं और पुरानी बातों को भूलकर आगे बढ़ें। अब दोनों पेरेंट्स एक दूसरे को ऐसे देख रहे थे जैसे इन्हें कोई कोहिनूर हीरा मिल गया हो। उनकी आंखों में जीव के लिए अलग ही लेवल की रिस्पेक्ट और तारीफ चमक रही थी। और इधर ये सब सुनकर मेरी आंखों में भी मगरमच्छ वाले आंसू आ गए और मैं चुपचाप वहां से निकलते हुए, क्या तुम उसके कमेंट से दुखी हो? सिस्टम ने मुझसे पूछा। मैंने बस अपना सिर हिला दिया, क्योंकि अब इस सिस्टम को लॉजिक समझाने में अपनी एनर्जी वेस्ट करना मुझे बेकार लग रहा था। अगले कुछ दिनों में लू जीव ने धीरे धीरे शू जिमिंग का दिल जीत लिया। कसम से, यह लौंडा इतनी तेजी से चीजें सीख रहा था जैसे कोई प्रो प्लेयर चीट कोड लगाकर खेल रहा हो। चाहे कंपनी का कोई मुश्किल काम हो या लोगों से मेलजोल बढ़ाना, वह हर चीज में इतना परफेक्ट था कि आप चाह कर भी गलती नहीं निकाल सकते थे। यहाँ तक कि जिन प्रोजेक्ट्स को शू लिंथियन जैसे पुराने चावल भी हैंडल नहीं कर पा रहे थे, उन्हें हमारा यह नया खिलाड़ी चुटकियों में निपटा रहा था। शू खानदान में उसकी इज्जत ऐसे बढ़ रही थी जैसे शेयर मार्केट में कोई रॉकेट स्टॉक। पर फिर आए एक महीने बाद वो घिसा पिटा मेलोड्रामा। मिसेज शू अचानक बीमार पड़ गई और उन्हें खून की जरूरत थी। अब इत्तेफाक देखिए, लू जीव का ब्लड ग्रुप भी वही रेयर वाला था। उसने बिना एक पल सोचे अपना खून देने का फैसला कर लिया। इधर दूसरी तरफ मैं था जो बेचारा पागलों की तरह रोए जा रहा था। मैंने छुप छुप कर उसके लिए ढेर सारे महंगे सप्लीमेंट और ताकत की चीजें तो खरीद ली, पर मुसीबत ये थी कि उसे देने के लिए बहाना क्या बनाऊं। मैं अभी अपना दिमाग चला ही रहा था कि तभी हॉस्पिटल के उस कमरे में एक जबरदस्त तमाशा शुरू हो गया। हुआ यह था कि शू लिंथियन ने एक बहुत बड़ी डील का कचरा कर दिया था। जैसे ही वो वार्ड में घुसा, शू झिमिंग ने उसकी उंगली दिखाकर क्लास लेना शुरू कर दी। उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, मैंने तुम्हें इतने सालों तक उंगली पकड़कर सब कुछ सिखाया और फिर भी तुम इस कल के आए लू जीव से पीछे रह गए। अब हमारा लू जीव भी कम नहीं था। हाथ हिलाते हुए बड़े शरीफ अंदाज में बोला, पापा आप प्लीज गुस्सा मत कीजिए, अगर भाई से ये काम नहीं संभल रहा तो क्या मैं एक बार ट्राई करके देखूं। भाई साहब, ये बात कहना बिल्कुल वैसा ही था जैसे सुलगती आग में हाई ऑक्टेन पेट्रोल डाल देना। शू लिंथियन का तो जैसे फ्यूज ही उड़ गया। वो एकदम से फट पड़ा और चिल्लाया, तू अपने आप को ज्यादा 30 मार का मत समझ। तू यहाँ कोई राजकुमार नहीं बल्कि सिर्फ एक चलता फिरता ब्लड बैंक है। अगर मम्मी बीमार न होती तो हम तुझे इस घर की सीढ़ियां तक नहीं चढ़ने देते। ये बात सुनते ही वहां ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे स्कूल में अचानक प्रिंसिपल आ गया हो।
सु जिमिंग मिसेज सु की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई और वो दोनों घबराकर लू जीव की तरफ देखने लगे। लू जीव ने धीरे से अपना सिर झुकाया और सबकी नजरों के सामने धीरे धीरे सिसकियां लेने लगा। मिसेज सु ने फौरन लपक कर उसका हाथ पकड़ा और घबराहट में सफाई देने लगी। अरे बेटा, तुम इसकी फालतू बातों पर यकीन मत करो। भला एक माँ अपने ही बच्चे को चलता फिरता ब्लड बैंक कैसे समझ सकती है? मुझे तो खुद नहीं पता था कि मैं बीमार पड़ जाऊंगी। अब मम्मी जी और भी झूठे बहाने मारना चाहती थी, पर जैसे ही उनकी नजरें जीव की उन मासूम और टूटी हुई आंखों से टकराईं, उनके हलक से शब्द निकलना बंद हो गए। पर भाई, असली झटका तो अगले ही पल लगा। लू जीव ने मिसेज शू का हाथ पकड़ा और जब उसे खोला तो उनकी हथेली में एक ताबीज रखा था। जीव एकदम धीमी आवाज में बोला, मम्मी, इसे मैंने कल पूरी रात भगवान के सामने बैठकर अपने हाथों से आपके लिए बनाया है। उसकी आवाज भले ही हल्की थी, पर वहां मौजूद हर इंसान के कलेजे को चीरकर निकल गई। वो आगे बोला, मम्मी, आपको मुझसे झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप सच में मुझे सिर्फ एक ब्लड बैंक ही समझती हैं, तो भी मैं खुशी खुशी आपको अपना खून दे दूंगा। आखिर आप मेरी माँ जो है। ये सुनते ही मिसेज सन्न रही और फिर जीव को गले लगाकर ऐसे दहाड़े मार मार कर रोने लगी जैसे कोई बांध टूट गया हो। बगल में खड़े पापा सु झिमिंग भी पूरी तरह पिघल चुके थे और वो पीछे मुड़कर चुपके से अपने आंसू पोंछने लगे। दूसरी तरफ मैं ये सारा इमोशनल अत्याचार देखकर एकदम सुन्न खड़ा था। तभी मेरा सिस्टम मुझसे पूछने लगा, होस्ट, इस बार सीन इतना ज्यादा टचिंग है, फिर भी आप लोग क्यों नहीं रहे? अब उसे क्या बताऊं कि मेरी आंखों से आंसू इसलिए नहीं निकल रहे क्योंकि मुझे अच्छे से पता है मिसेज शू के हाथ में वो जो चमचमाता हुआ हुस्न यानी ताबीज है ना। भाई, सच बताऊं तो असलियत जानकर तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। वो ताबीज मैंने और जीव ने पिछले साल ऑनलाइन सेल से सिर्फ 10 रुपए में 10 वाले भाव में थोक में खरीदा था। ऊपर से फ्री डिलीवरी का कूपन भी लगाया था। पर कसम से इन अमीरों का दिमाग भी घुटनों में होता है। उस सस्ते प्लास्टिक को असली समझकर उन्होंने लू झीव को घर का दामाद क्या, साक्षात भगवान ही मान लिया। मिसेज शू तो उस पर ऐसे जान छिड़कने लगी जैसे वही उनका इकलौता वारिस हो। और शू झिमिंग ने तो असली बेटे शू लिंगतियन को साइडलाइन करके सारा ध्यान और पैसा लू झीव पर ही लुटाना शुरू कर दिया। उसे वहां ऐश करते देख मुझे थोड़ी शांति तो मिली, पर खाली घर में अकेले बैठकर कभी कभी मुझे अपनी तन्हाई का एहसास होने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे लाइफ का सबसे मजेदार कैरेक्टर ही गायब हो गया हो। खैर, देखते देखते सेमेस्टर खत्म हो गया और व्हाट्सएप पर टीचर का वो डरावना मैसेज आया जिसे देखकर हर बच्चे की हालत पतली हो जाती है। पेरेंट्स टीचर मीटिंग। मुझे अचानक याद आया कि लू जीव ने कहा था कि इस बार की मीटिंग में वो मुझे कोई बड़ा सरप्राइज देगा। मैं भी थोड़ा एक्साइटेड होकर स्कूल पहुंच गया। वहां क्लास टीचर ने मुझे एक टाइम कैप्सूल थमा दिया। ये वो डिब्बा था जिसमें बच्चों ने साल की शुरुआत में अपनी सीक्रेट चिट्ठियां लिखकर जमीन में गाड़ी थी। मैंने जब जीव की चिट्ठी खोली तो पहली लाइन पढ़ते ही मेरे दिमाग का फ्यूज उड़ गया। उसमें लिखा था, पापा, मेरा एक राज है। दरअसल मुझे आपका भी राज पता है। पिछले कुछ सालों से मैं आपको किसी और अदृश्य आवाज से बात करते हुए सुन रहा हूँ। मैंने कभी अभी आपको ये बताया नहीं क्योंकि आप मन ही मन मेरी इतनी तारीफ करते थे कि मुझे वो सुनने में बड़ा मजा आता था। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरी असली पहचान क्या है। मुझे बस इतना पता है कि मेरे पापा मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे और मेरे लिए इतना ही काफी है। पर पापा, पिछले कुछ दिनों से मुझे महसूस हो रहा है कि कोई चोरी छुपे मेरा पीछा कर रहा है। मुझे लगा कि मैं अब डैड के पास ज्यादा देर नहीं रह पाऊंगा, पर डैड, मुझ पर भरोसा रखिए, मैं वापस आने का रास्ता जरूर ढूंढ लूंगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने मुझे ढूंढा था। ये सुनते ही मेरे तो तोते उड़ गए। अबे, इस लौंडे को मेरे होने का पता कैसे चला? पर भाई, यहाँ तो कहानी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी और इस बात का जवाब भी जल्दी ही मिल गया। टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी कि शू खानदान की तिजोरी में चूहे दौड़ रहे हैं। मतलब भयंकर इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया है। पर एन मौके पर शू परिवार की 16 साल की लाडली बेटी ने वो जलवा दिखाया कि डूबती हुई कंपनी को बचा लिया। अब जाकर मुझे और मेरे इस ठल्ले सिस्टम को समझ आया कि लू जीव ये सब कांड क्यों कर रहा था। पहले उसका जाना एक मजबूरी थी, पर अब उसे कंट्रोल करने वाला कोई बाप का लाल नहीं बचा था। तभी मेरे फोन की घंटी बजी। लू जीव कह रहा था, पापा, मुझे घर आना है, क्या आप मुझे लेने आ सकते हो? अब क्या था, मैंने अपनी नन्ही सी इलेक्ट्रिक स्कूटी स्टार्ट की और फुल रफ्तार में विला की तरफ निकल पड़ा। मैं पागलों की तरह रो भी रहा था और हंस भी रहा था। आज तो ये खूसट सिस्टम भी मुझ पर मेहरबान था। साला मुझे सीधा रास्ता दिखा रहा था और सारे से सिग्नल भी ग्रीन कर दिए ताकि मैं बिना रुके पहुंच सकूं। दूर से ही मुझे लू जीव अपना बोरिया बिस्तर समेटे सड़क किनारे खड़ा दिखा, पर वो चिपकू मिसेज शू और शू झिमिंग उसे जाने से रोक रहे थे। अरे बेटा, तुम चले जाओगे तो इस शू खानदान का क्या होगा? शू झिमिंग की आंखों के नीचे इतने काले घेरे थे जैसे महीनों से सोया न हो। उसे अब तक अच्छे से अंदाजा हो चुका था कि ये सारा रायता इसी लड़के ने फैलाया है, पर इस वक्त उसके पास लू झीव के सामने गिड़गिड़ाने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा था। अरे भाई, सु परिवार की हालत तो ऐसी हो गई है जैसे सेल में आखिरी आईफोन बचा हो और पैसे जेब में ना हो। सु मम्मी रोते धोते मेरा हाथ पकड़कर कहने लगी, बेटा, मुझे अब तेरा खून नहीं चाहिए, बस तू रुक जा और मेरी आखिरी घड़ी में मेरे पास रहे। वाह भाई, क्या इमोशनल अत्याचार है। उधर सु लिंगतियन और सु मिंगजू के चेहरे तो ऐसे नीले पीले पड़ रहे थे जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। तभी लू जीव ने मुझे देखा और उसकी काली आंखों में ऐसी चमक आई जैसे उसे नरक से निकलने का रास्ता मिल गया हो। मैंने भीड़ को चीरते हुए सीधे जाकर उसका हाथ पकड़ा और वहां से निकलने लगा, लेकिन तभी सु मम्मी जोर से चिल्लाई, ओए रुक जाओ, वो मेरी बेटी है और तुम उसे इस तरह लेकर नहीं जा सकते। मैं वहीं रुक गया और पीछे मुड़कर उनसे एक सी सवाल किया, अगर ये आपकी बेटी है तो मुझे बस इतना बताओ कि आपने इसे खोया कहाँ था? सु मम्मी ने आंखें फाड़कर मुझे देखा और बोली, फर्स्ट हॉस्पिटल के पीछे वाली गली में, कचरे के डिब्बे के पास।
मैंने गेम खेलते हुए पूछा। अच्छा तो ये बताओ कि वो कचरा रिसाइकिल होने वाला था या नहीं। सु मम्मी तो चकरा गई और तुक्का मारते हुए बोली शायद रिसाइकिल होने वाला होगा। मैंने तुरंत कहा गलत, वो कचरा रिसाइकिल नहीं होने वाला था। मैंने लू जियो का हाथ और कसकर पकड़ लिया और कहा इसका मतलब ये आपकी अमानत नहीं है। सु मम्मी ने फौरन पलटी मारी और बोली हाँ हाँ वही बिना रिसाइकिल वाला कचरा मैं शायद भूल गई थी। मैंने सिर हिलाया और कहा चलो कम से कम आपको ये तो पता है कि वो कचरा था। 16 साल पहले मुझे उसी कचरे के डिब्बे के पास एक धूल से भरा हीरा मिला था। वो बेचारी अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी और उसकी रोने की आवाज भी बहुत कमजोर थी। जब मैं उसे हॉस्पिटल ले गया तो डॉक्टर ने कहा कि इसके जीन्स में कोई बहुत दुर्लभ बीमारी है और इसके बचने की उम्मीद बहुत कम है। लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने उसे पाला पोसा और आज देखो ये हीरा इतना चमक रहा है कि हर किसी की आंखें चौंधिया रही हैं। आज ये सबसे ज्यादा खुश होने वाली थी और तभी तो भाई वो पुराना मालिक भी अपनी थोबड़ा लेके वापस आ गया जिसने इसे कचरे की तरह फेंक दिया था। पर अपन को पता है कि ये माल किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। भले ही जान मैंने बचाई हो पर मैं इसे गले की हड्डी नहीं बनाऊंगा। इसे तो खुले आसमान में चमकना चाहिए, बिल्कुल मेरे चमकते हुए गंजे सिर की तरह। खैर मैं और लू जियो घर वापस आ गए। अब अपन तो ये छोटा सा घर मैंने सीधे खरीद ही लिया। वो चू चू करने वाला पुराना लकड़ी का फर्श उखाड़ फेंका और दीवारों पर नया पेंट करवा दिया। पर मेरी लाडली का कमरा मैंने बिल्कुल नहीं छेड़ा, वो वैसा ही है जैसा वो छोड़ कर गई थी। यादें हैं भाई, इमोशन है, समझे। तभी मैंने उससे पूछा बेटी क्या तू सच में मेरी और उस नल्ले सिस्टम की बातें सुन सकती है। उसने धीरे से सिर हिला दिया। कसम से भाई मेरी तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई और चेहरा शर्म से लाल टमाटर हो गया। इसका मतलब मैं मन ही मन जो ओवर एक्टिंग और ड्रामेबाजी करता था ये सब सुन रही थी। राइटर ने मेरी इज्जत का फालूदा बना दिया यार। लू जियो हंसते हुए बोली कि पिछले कुछ सालों से ही उसे सुनाई देना शुरू हुआ है, खासकर तब जब मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता हूँ। वो जिया वाली बात याद है ना, जब वो उसे ले जाने आई थी। जियो ने मेरी सारी कशमकश और स्ट्रगल सुन लिया था। उस दिन तो मैं भी उस चालू सिस्टम की बातों में आने ही वाला था। सिस्टम का लॉजिक तो तगड़ा था पर एक बात उसने गलत कह दी थी। मेरी बेटी भले ही सिर्फ 16 साल की है पर दिमाग साला आइंस्टीन से भी तेज चलता है। उसे पता है कि पैसा और पावर कितनी जरूरी चीजें हैं और इसलिए वो इन चीजों को हमारे बीच की दीवार नहीं बनने देगी। मैंने अपनी जियो को जोर से गले लगा लिया। मेरी बेटी तो मेरी सोच से भी ज्यादा प्रो लेवल निकली। दुनिया की सबसे बेस्ट बच्ची है ये। बाद में लू जियो का एडमिशन देश के सबसे टॉप फाइनेंस कॉलेज में हो गया और तुम्हारा भाई भी बोरिया बिस्तर उठा के उसके कॉलेज के पास ही शिफ्ट हो गया। अब मैडम का रुतबा तो देखो, दिन में वो स्कूल जाती और रात को कंपनी के नखरे झेलती। जो परिवार के सारे लोग अब ऐसे सीधे हो गए थे जैसे किसी ने उनकी पूंछ पर पैर रख दिया हो। कुछ ही वक्त बाद उस बुढ़िया यानी मिसेज जू की हालत फिर से खराब हो गई। लेकिन इस बार उसे अपनी बीमारी के लिए जीयू के लिखे हुए किसी पेपर की जरूरत नहीं थी, बल्कि उसे तो बस जीयू का चेहरा देखना था। मरते वक्त शायद अक्ल ठिकाने आ ही जाती है। वो जीयू को ऐसे घूर रही थी जैसे कोई अजूबा देख रही हो। बोली अगर मुझे पहले पता होता कि तू इतना बड़ा हीरा निकलेगा तो मैं तुझे कभी बाहर नहीं फेंकती। मुझे तो लगा था तू 2 दिन भी जिंदा नहीं बचेगा। क्या तू मुझसे नफरत करता है। जीयू ने बड़े प्यार से अपना सिर हिला दिया और बोला नहीं, क्योंकि आपकी वजह से ही मुझे ये जिंदगी मिली और मैं अपने पापा से मिल पाया। ये सुनकर बुढ़िया को ऐसी शांति मिली कि वो मुस्कुराते हुए ऊपर निकल ली। उसे भी लगा कि जीयू नाम इस लड़के पर एकदम सटीक बैठता है। ग्रेजुएशन के बाद जीयू ने जो परिवार के बिजनेस को रॉकेट बना दिया, लेकिन जब कंपनी एकदम टॉप पर थी तब उसने अपनी आधी हिस्सेदारी दान कर दी। वो मुस्कुराते हुए मुझसे कहती कि वैसे भी इतना पैसा हम पूरी जिंदगी में नहीं खर्च पाएंगे, तो क्यों ना दूसरों को थोड़ी ऐश करने दे। मतलब भाई यहाँ हम फूटी कौड़ी के लिए तरस रहे हैं और इन्हें दान पुण्य की सूझ रही है। जब हम खाली होते तो पूरी दुनिया घूमते और जब वो ऑफिस में काम करती तो मैं कंपनी के नीचे अपनी छोटी सी दुकान लगा लेता। 2 रुपए में एक सॉसेज बेचता, एकदम बजट फ्रेंडली। रोज उसके लिए एक पीस बचा कर रखता और घर जाते वक्त हम दोनों मजे से बातें करते हुए उसे खाते। कभी कभी मुझे अपने उस पुराने सिस्टम की याद आती। आखिर पूरे 16 साल तक हम दोनों ने मिलकर जीयू को बड़ा होते देखा था, लेकिन जब से जीयू घर वापस आया वो सिस्टम ऐसा गायब हुआ जैसे सरकारी ऑफिस से फाइलें। फिर कई सालों बाद अचानक वो मेरे सपने में टपका। ओए जरा इस कार्ड में थोड़े पैसे डाल दे। अबे तू सिस्टम है या जामताड़ा का कोई फ्रॉडस्टर? क्या अब तूने स्कैम करना शुरू कर दिया है? सिस्टम चिढ़कर बोला ये सब तेरी और उस जीव की गलती है। तुम दोनों ने मिलकर मेरे सिस्टम कोड की ऐसी तैसी कर दी है। मैं खुद को रोक नहीं पाया और गलती से एक अनाथालय के डायरेक्टर के साथ बाइंड हो गया। अब उस बेचारे के पास फूटी कौड़ी नहीं बची है और वहाँ छोटे छोटे बच्चे खाने का इंतजार कर रहे हैं। मैं तो एकदम हैरान था कि आखिर मैंने और जीव ने इस डिब्बे के पुर्जे कैसे ढीले कर दिए। सिस्टम पहले तो गोल गोल बातें घुमाकर असली मुद्दा छुपा रहा था, पर जब मैंने थोड़ा डंडा किया तो उसने अपने ऑपरेटिंग रूल्स मेरे मुंह पर दे मारे। उसने बताया कि ये जो आखिरी वाला रूल है वो अचानक से कहीं से टपक पड़ा है। पहला रूल मालिक को अपने कैरेक्टर डिजाइन के हिसाब से ही आगे बढ़ना होगा, मतलब ऑथर ने जो लिख दिया वही पत्थर की लकीर है। दूसरा, कहानी की स्क्रिप्ट से बाहर जाकर कोई भी फालतू का स्टंट नहीं मारना है। और फिर आता है रूल नंबर 10 जो सबसे बड़ा झोल है। इसमें लिखा है कि जब प्यार बीच में आ जाए तो ऊप के सारे रूल्स को तेल लेने भेज दो, क्योंकि प्यार ही सबका बाप है।